यार वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है। सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और वेलकम है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मूल मंत्र सक्सेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार आपके लिए वीडियोस दिया जा रहा है और इंग्लिश का भी जो है सिलेबस कवर कराने का प्रयास हो रहा है। इंग्लिश के वीडियोज भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, साथ ही साथ आपको पॉलिटिकल साइंस के वीडियोज प्रोवाइड कराया जा रहा है और आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको हिस्ट्री के वीडियोज भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जल्दी से सभी लोग पहली बात तो फटाफट 50 सब्सक्राइबर करने का प्रयास करें, क्योंकि जितनी जल्दी 50 हो जाएंगे उतनी जल्दी जो है हम लोग लाइव आना शुरू कर देंगे। और आप जानते हैं कि वीडियो अपलोड करना और लाइव आकर के वीडियो बनाने में बड़ा अंतर होता है। लाइव वीडियो देने में आसानी होती है, इसीलिए आप एक नहीं, आप एक से अधिक वीडियोज आप एक दिन में दे सकते हैं। और वीडियो शूट करने और शूट करने के बाद फिर एडिट करके उसे अपलोड करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपको फटाफट जो है आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो और हिस्ट्री के साथ साथ जो इंग्लिश टीजीटी वाले विद्यार्थी हैं उनका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो, तो फिर आपको फटाफट 50 सब्सक्राइबर करना पड़ेगा ताकि हम लोग लाइव आ सके। अब दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका, यानी एक प्रकार से अगर देखें तो हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करेंगे। यहाँ पर आप जानते हैं कि हम लोगों ने वेस्टर्न थिंकर को पढ़ लिया है। वेस्टर्न थिंकर जो आपका था वो पूरा का पूरा टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्टर्न थिंकर खत्म हो चुका है। अब हमारा जो पॉलिटिकल थॉट है उस पॉलिटिकल थॉट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। और इस पॉलिटिकल थॉट में कई सारी चीजें आप पढ़ेंगे, जैसे आपका उदारवाद क्या होता है, ठीक है, ये सब आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आदर्शवाद हो गया, उदारवाद हो गया, ठीक है, या उपयोगितावाद हो गया, सबको आपको पढ़ना है यहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ पहले यहाँ पर हम लोग राज्य को पढ़ेंगे और राज्य के साथ साथ जो स्टेट क्या है, स्टेट के जो तत्व होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं और एलिमेंट क्या होते हैं, और साथ ही साथ जो है राज्य के जो उत्पत्ति के सिद्धांत है उनको पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी में आपका सिद्धांत वाले टॉपिक में आता है। तो अगर हम बात यहाँ पर राज्य या स्टेट की दोस्तों करें तो अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई राज्य है क्या, व्हाट इज स्टेट। तो आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में राज्य की संकल्पना राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। आपको अच्छे प्रकार से पता है कि राजनीतिक विज्ञान में क्या अध्ययन क्या किया जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान के केंद्र में क्या होता है दोस्तों, राज्य होता है, याद रखिएगा। और यही कारण है कि जो आरजी गेटल साहब है उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि वास्तव में राजनीतिक विज्ञान की जो गतिविधि है वो कहीं ना कहीं स्टेट के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। अब जो JW गार्नर साहब है उन्होंने अपनी किताब पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में, क्या दोस्तों, ये पॉलिटिकल साइंस और गवर्नमेंट, ये JW गार्नर की किताब है और इसमें उन्होंने राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है ऐसा माना है। तो ये जो डिफिनेशन है, हालांकि इसको आप राजनीतिक विज्ञान के उसमें भी आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, बहुत ही लंबी, बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। तो JW गार्नर ने सीधे सीधे बोला कि भाई राजनीतिक विज्ञान में कुछ खास नहीं होता है, राजनीतिक विज्ञान का जन्म भी जो है आरंभ भी राज्य से होता है और अंत भी राज्य से होता है। मतलब पूरे राजनीतिक विज्ञान में केवल और केवल क्या होता है, राज्य का अध्ययन होता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो यूनानी चिंतक यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो प्लेटो और अरस्तु उसमें विशेष रूप से उनका नाम आता है। तो प्लेटो और अरस्तु ने दोस्तों राज्य शब्द का प्रयोग संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया था। मतलब जो प्लेटो या अरस्तु या यूनानी चिंतक है उन्होंने वास्तव में राज्य शब्द का जो प्रयोग किया है वो संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया है और इसे प्राकृतिक तथा सद्गुणी जीवन की प्राप्ति का साधन माना है। कौन माना है? ये दोस्तों आपके जो यूनानी दार्शनिक है उनका कहना है। जो संविदावादी है दोस्तों, संविदावादी का मतलब आप अच्छे प्रकार से मान जानते हैं, जो समझौतावादी विचारक हैं उनको हम संविदावादी भी बोलते हैं। और समझौतावादी विचारकों में 3 विचारक का नाम विशेष रूप से आता है, जैसे हाब्स हो गए, लाक हो गए और रूसो हो गए। तो हाब्स और लाक तो वास्तव में इंग्लैंड में, इनका मूल रूप से इंग्लैंड में जन्म होता है, लेकिन ये जो रूसो साहब होते हैं ये वास्तव में फ्रांसीसी नागरिक माने जाते हैं। तो संविदावादी जो हाब्स, लाक और रूसो है दोस्तों, इन्होंने क्या माना, इन्होंने राज्य को एक यंत्र माना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने राज्य को एक यंत्र मानते हुए इसे समझौते का परिणाम माना है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि वास्तव में जो अकॉर्डिंग टू लॉ हाब्स, लाक, रूसो, अकॉर्डिंग टू जो संविदावादी विचारक हैं उनके अकॉर्डिंग राज्य क्या है। तो राज्य क्या है दोस्तों, राज्य वास्तव में यंत्र है और वो समझौते का परिणाम है। तो राज्य को इन सब ने यंत्र माना है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात मार्क्सवादियों की करूं तो मार्क्सवादियों का दोस्तों तो सीधे सीधे कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स तो सीधे राज्य को वास्तव में पूंजीपतियों का परिणाम माने और राज्य जो है मार्क्स जो है
वो राज्य को शोषण का यंत्र मानता है। तो मार्क्सवादी जो है दोस्तों, उनका कहना है क्या कि राज्य शासन का एक यंत्र है, और केवल शासन का नहीं बल्कि राज्य शोषण का भी यंत्र है। क्या? राज्य शोषण का एक यंत्र, शासन या शोषण का एक यंत्र होता है, या आर्थिक आधार पर बना हुआ सामाजिक ढांचा है। मतलब ये है कि राज्य का की उत्पत्ति कब हुई भैया? तो राज्य की उत्पत्ति इसीलिए होती, क्यों? क्योंकि वास्तव में पूंजी का या निजी संपत्ति का उदय हो गया था, और ये जो पूंजीवाद है इसने ही क्या किया है, अपने हितों की रक्षा करने के लिए और जो सर्वहारा वर्ग है, इस सर्वहारा वर्ग का शोषण करने के लिए राज्य नामक संस्था का निर्माण किया था। तो राज्य क्या है दोस्तों? मार्क्सवादी के अनुसार राज्य क्या है? राज्य शोषण का एक यंत्र है। क्या दोस्तों? राज्य शोषण का एक यंत्र है। इसको भी आप यहाँ पर याद रखिए, मार्क्सवादियों का कहना है। अगर बात हम व्यक्तिवादी की करें दोस्तों, तो व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कि वास्तव में वह कौन से विचारक है जो राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं? तो आवश्यक बुराई कौन मानता है? व्यक्तिवादी। आवश्यक बुराई का मतलब क्या दोस्तों है? ये व्यक्तिवादी जो विचारक है उनका कहना है कि वास्तव में राज्य क्या है? राज्य एक बुराई है, लेकिन राज्य वास्तव में व्यक्ति के लिए आवश्यक भी है, व्यक्ति के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि राज्य से व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है, राज्य से व्यक्ति अपने जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, अपनी मांग को पूरा करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वास्तव में व्यक्तिवादी राज्य को बुराई तो मानते हैं, लेकिन कैसी बुराई मानते हैं दोस्तों? आवश्यक बुराई मानते हैं। मतलब बुराई भी है लेकिन ये जरूरी भी है। अब स्पेंसर हो गए, एडम स्मिथ हो गए। कौन दोस्तों? एडम स्मिथ याद रखिएगा। एडम स्मिथ हो गए और रिकार्डे हो गए। ये जितने भी दोस्तों क्या है, ये जितने भी आपके व्यक्तिवादी हैं, क्या जितने भी व्यक्तिवादी हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जितने भी व्यक्तिवादी हैं, व्यक्तिवादी ये क्या मानते हैं? ये दोस्तों राज्य को वास्तव में पारस्परिक सुरक्षा के लिए कंपनी माना है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। ये हाँ ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि ये आपका परंपरावादी है, आई थिंक ऐसा, आई होप सो है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताना है। और व्यक्तिवादी दोस्तों, तो बहुत बार सवाल पूछा है व्यक्तिवादियों के बारे में, सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर व्यक्तिवादियों के बारे में पूछ दिया है। इसको आप यहाँ पर जरूर रखिएगा, उसको आप भूलेगा नहीं, ठीक है, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। समझ में बात आई कि नहीं आई? चलिए, तो ये आपका व्यक्तिवादी है, याद रखिएगा। ये आपका जो है ना, चाहे वो स्पेंसर हो, चाहे एडम स्मिथ हो, या फिर रिकार्डो है दोस्तों। क्या यहाँ पर रिकार्ड नहीं होगा, ये रिकार्डो वगैरह होगा। रिकार्डो, ये रिकार्डो है, रिकार्ड नहीं है। इसको भी आप यहाँ पर रिकार्डो लिख दीजिएगा। ये हमें लग रहा है गलती से मिसप्रिंट हुआ है। तो चाहे स्पेंसर हो, एडम स्मिथ हो या रिकार्डो है, ये जितने व्यक्तिवादी हैं दोस्तों, ये व्यक्तिवादी यहाँ पर लिखा है। व्यक्तिवादी ने क्या किया? राज्य को वास्तव में पारस्परिक सुरक्षा के लिए क्या माना है? एक कंपनी माना है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों आगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा अराजकतावादी। अभी व्यक्तिवादी था, अब हमारे अराजकतावादी आ जाएंगे। और ये क्या राज्य को मानते हैं? तो जैसे व्यक्तिवादी ने राज्य को आवश्यक बुराई माना है, उसी प्रकार से जो अराजकतावादी या श्रमिक संघवादी है दोस्तों, वो राज्य को क्या मानते हैं? राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। मतलब वो राज्य को बुराई तो मानते हैं, लेकिन वो राज्य को अनावश्यक भी मानते हैं, वो राज्य को आवश्यक नहीं मानते हैं। तो अराजकतावादी जो है वो क्या मानते हैं? वो राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, जबकि वास्तव में व्यक्तिवादियों का मानना है कि नहीं, राज्य क्या है? एक आवश्यक बुराई है, भले बुराई है लेकिन उसकी आवश्यकता होती है। तो बूंदा, ऑस्टिन, हालैंड और बेंथम, इन्होंने दोस्तों राज्य को कानूनी संगठन माना है। क्या माना है? उनके अनुसार राज्य क्या है? राज्य एक प्रकार का कानूनी संगठन, इनको याद रखेगा। और ये जो साम्यवादी सिद्धांत के समर्थक है दोस्तों, जिनमें प्लेटो, रूसो, सिसरो ये सब आते हैं। प्लेटो का नाम आता है, रूसो का नाम आता है, सिसरो का नाम आता है, हाब्स का नाम आता है। ये सब साम्यवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। और इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने राज्य की तुलना मानव शरीर से की है तथा इसे राजनीतिक सावयव माना है। मतलब ये मानव शरीर से इसकी तुलना की है राज्य की, और इसे राजनीतिक सावयव माना है। दोस्तों ब्रंसली जो है उसने राज्य की तुलना पुलिस व चर्च से की है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि वह कौन सा विचारक है जिसने राज्य की तुलना पुलिस चर्च से की है? तो क्या हो जाएगा? वो वास्तव में ब्रंसली हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वो ब्रंसली हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात यहाँ पर आती है सर्वाधिकारवादियों के बारे में। तो दोस्तों सर्वाधिकारवादियों ने क्या किया, जिसमें मुसोलिनी और हिटलर आते हैं, इन्होंने राज्य को सर्वोच्च संस्था के रूप में माना है। और मैकाइवर जैसे समाज वैज्ञानिकों ने दोस्तों राज्य को क्या, राज्य को, राज्य नहीं बल्कि राज्य को एक सामाजिक यथार्थ माना है। तो वहीं बर्ग और बर्गेस ने क्या माना है? इसे ऐतिहासिक विकास की उपज मानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर मैकाइवर, जो मैकाइवर की बात करूँ, मैकाइवर जैसे समाज शास्त्र वैज्ञानिकों ने राज्य को एक सामाजिक जो है यथार्थ माना है। तो वहीं बर्ग और बर्गेस ने क्या माना है? इसे ऐतिहासिक विकास की उपज माना है। तो ये सारी के सारे जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो जर्मन विचारक
जो है हेगल हैं, इनको हम आदर्शवादी विचारक भी कह सकते हैं। इन्होंने वास्तव में पृथ्वी को राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण घोषित किया। उनका कहना था कि राज्य कुछ और नहीं है, बल्कि राज्य क्या है, राज्य वास्तव में पृथ्वी पर क्या है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ईश्वर का प्रतिबिंब है। ये आप ध्यान रखिए। बहुलवादी विचारक दोस्तों है, उनमें डिग्वी, क्रेव, लास्की और बार्कर का नाम आता है, और इसी में लिंडसे और मैकाइवर आते हैं। ये राज्य को अन्य समुदायों की भांति क्या मानते हैं, एक समुदाय मानते हैं। क्या, एक समुदाय। तो कई बार पूछ सकता है कि भाई बहुलवादी विचारक जो है वो राज्य को क्या मानते हैं, राज्य को क्या मानते हैं दोस्तों, वो एक समुदाय मानते हैं। क्या, राज्य को एक समुदाय मानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आगे बात करूं तो देखें यहाँ पर दिया है, जो यूनानी विचारक है दोस्तों, उन्होंने राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया है, जिसे यूनानी भाषा में हम क्या बोलते हैं, पोलिस बोलते हैं। मतलब नगर को या राज्य को यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं, पोलिस बोला जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों कि रोमन ने किस शब्द का प्रयोग किया है, तो जो रोमन है दोस्तों, उन्होंने राज्य के लिए सिविटास और रिपब्लिका शब्द का प्रयोग किया है। जबकि आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का शब्दांश प्रयोग इंपॉर्टेंट है। इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने किया था, जिसको अपने युग का शिशु भी माना जाता है। तो मैकियावेली दोस्तों जो है ना, मैकियावेली ने क्या किया, वो आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार वो प्रयोग करते हैं, और इसलिए मैकियावेली को आधुनिक जो है राजनीतिक विज्ञान का जनक भी बोलते हैं। अब 16वीं शताब्दी में के प्रारंभ में आपने पुस्तक द प्रिंस में स्टेटो शब्द का उल्लेख किया तथा और क्या बोला दोस्तों, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है द स्टेट। तो ये जो आपके इन्होंने अपनी किताब थी दोस्तों मैकियावेली की, क्या, प्रिंस, और द प्रिंस में उन्होंने क्या किया है, पहली बार स्टेटो शब्द का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ क्या होता है, द स्टेट होता है। राज्य के लिए दोस्तों बोना ने क्या किया है, रिपब्लिक का प्रयोग किया है, और हाफ्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया। मतलब राज्य के लिए हाफ्स ने किस शब्द का प्रयोग किया है, कॉमनवेल्थ का प्रयोग किया है। और वास्तव में अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो है बोना ने तो रिपब्लिक का प्रयोग किया, लेकिन हाफ्स ने कॉमनवेल्थ का प्रयोग किया था। और प्रिंस में जो है मैकियावेली ने द स्टेटो शब्द का प्रयोग किया है राज्य के लिए। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। लाक जो है ना, लाक और रूसो, इन्होंने वास्तव में राज्य को समुदाय माना है। रूसो ने इसके लिए एक नया शब्द बॉडी पॉलिटिक के नाम से भी जाना। तो ये जो लाक और रूसो दोस्तों, उन्होंने समुदाय माना है। और रूसो ने तो क्या किया, रूसो ने वास्तव में राज्य के लिए एक नया शब्द का प्रयोग किया, और नया शब्द क्या है, बॉडी पॉलिटिक। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा राज्य की परिभाषा के बारे में हम लोग दोस्तों जान लेते हैं कि वास्तव में स्टेट की जो है डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो अगर मैं अरस्तु की बात करूं तो अरस्तु ने सीधे कहा कि राज्य परिवार एवं ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। क्या बोलते हैं कि राज्य परिवार एवं ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और अगर मैं आगे बात करूं तो सिसरो ने कहा क्या दोस्तों, सिसरो ने कहा कि राज्य बहुसंख्यक समाजों का एक ऐसा संगठन है जो समान अधिकारों और पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। मतलब ये है कि जो सिसरो बोलते हैं, वो कहते हैं भाई राज्य कुछ और नहीं बल्कि राज्य बहुसंख्यक समाजों का एक ऐसा संगठन है जो समान अधिकारों और पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। आप बूंदा क्या बोलते हैं दोस्तों स्टेट के बारे में, इसको जरा देख लीजिएगा। तो बूंदा ने कहा कि राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये सारे विचारकों ने क्या किया, राज्य को डिफाइन करने का पूरी तरह से प्रयास किया, और पूरा का पूरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस जो है देखिए यहाँ पर जो भी चीजें मैंने आपको पूरा का पूरा दिया, वो आपको यहाँ पर दिखाने का पूरा प्रयास है कि भाई कैसे जो है विचारकों ने राज्य को डिफाइन करने का प्रयास किया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। ब्लेंसली क्या बोलता है, जरा ब्लेंसली के बारे में देखिएगा। तो ब्लेंसली ने वास्तव में राज्य को कहा है कि राज्य किसी निश्चित प्रदेश के राजनीतिक संगठित लोग हैं। मतलब वो किसी निश्चित प्रदेश के जितने भी राजनीतिक या संगठित लोग होते हैं उनको क्या मानता है, उनको राज्य मानता है। कौन, ब्लेंसली। इसी प्रकार से स्पेंसर का कहना है दोस्तों कि राज्य एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इन सारी बातों को आपको यहाँ पर परिभाषा है, इन परिभाषाओं को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब कांट क्या बोलता है दोस्तों, तो कांट ने वास्तव में राज्य को सर्वशक्तिमान, दोष शून्य और ईश्वरीय माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि राज्य सर्वशक्तिमान, दोषशून्य एवं ईश्वरीय है। ये किसका कथन है दोस्तों? ये आपका कांट का कथन है। इसी प्रकार से मैक्स वेबर कहते हैं कि राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है। क्या बोलता है कि भाई राज्य वह इकाई है जिसके पास क्या होता है? जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है, मतलब राज्य के पास दंड देने की शक्तियां एक जो है पाई जाती हैं। अब ग्रोशियस क्या बोलता है दोस्तों? तो ग्रोशियस का कहना है कि राज्य स्वतंत्र लोगों का एक प्रसंग होता है जो परस्पर लाभ के लिए, कानूनों के लाभों का आनंद लेने के लिए और एकताबद्ध हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये सारे के सारे डिफरेंशन यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में दोस्तों लास्की की भी डिफरेंशन यहाँ पर दिया है। क्या लास्की कहता है कि वास्तव में राज्य एक ऐसा भूभागीय समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और अपने निश्चित भूभाग के अंतर्गत सभी संस्थाओं में सर्वोच्च है। तो ये सारे स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर विचारकों ने दिया है, इसको आप यहाँ ध्यान रखें। और अब आगे बढ़ करके हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं गार्नर का एक जो है परिभाषा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गार्नर दोस्तों कहते हैं कि भाई राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जो संख्या में काफी हो, जो निश्चित भूभाग पर बसा हो, जो बाह्य नियंत्रित से मुक्त हो, या फिर जिसकी एक संगठित सरकार होती है और जिसकी आज्ञा का पालन लोग स्वेच्छा से करते हो। ठीक है, ये राज्य होता है। किसने बोला? ये भैया गार्नर ने जो है स्टेटमेंट दिया है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब गिलक्राइस्ट क्या बोलते हैं दोस्तों? तो गिलक्राइस्ट कहते हैं कि जब बहुसंख्यक व्यक्ति जो किसी निश्चित भूभाग में रहते हों एक ऐसे शासन क्षेत्र के अंतर्गत संग्रहित हो जाए जो आंतरिक क्षेत्रों में तो संप्रभुता को अभिव्यक्त करने का साधन हो सकता है और बाह्य संबंधों में अन्य राष्ट्रों के नियंत्रण से मुक्त हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे राज्य कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये सब जितने भी विचारक हैं इन्होंने राज्य को डिफाइन करने का प्रयास किया, राज्य को विश्लेषित करने का प्रयास किया है। और इसी क्रम में एक मैकाइवर और पेज का भी जरा देख लीजिए। मैकाइवर और पेज ने वास्तव में राज्य को परिभाषित हुए कहते हैं दोस्तों क्या कि राज्य को अन्य सभी साक्षरों में उन आधार पर अलग पहचाना जा सकता है जो कि केवल उसी में बल प्रयोग की अंतिम शक्ति नहीं होती। मतलब क्या बोलते? तो बोलते क्या है? बोलते हैं भाई ये जो आपका राज्य होता है इसमें कई सारी चीजें यहाँ पर बोला जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें दोस्तों बोली जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कह रहा है भाई जो राज्य है, राज्य के बारे में कह रहे हैं यहाँ पर क्या कि राज्य के बारे में कहा जा रहा है कि राज्य को अन्य सभी साचारों में उन आधार पर अलग पहचाना जा सकता है कि केवल उसी में बल प्रयोग की अंतिम शक्ति निहित होती है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। क्या डेविड ईस्टन का स्टेटमेंट दिया है। डेविड ईस्टन कहते हैं कि समाज में मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण करने वाली अंतःक्रियाओं के समूह को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं? समाज में मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण करने वाली अंतःक्रियाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। किसका कथन है? डेविड ईस्टन का कथन है। ठीक है, तो स्पेशली यहाँ पर ये जो कथन आपका दुआ दिया है इसको आप यहाँ पर बहुत ज्यादा मत देखिएगा। स्टेटमेंट जो है उसको आप यहाँ पर मत देखिएगा और बहुत ज्यादा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो है लेकिन हाँ जो स्टार्टिंग में बताया वो बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये है कि राज्य के निर्माणक तत्व के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अब देखिए राज्य के निर्माणक तत्व कौन कौन होते हैं। तो नंबर एक यहाँ पर यह है कि मनुष्यों, अगर हम राज्य के निर्माणक तत्व के बारे में बात करें तो पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि राज्य के निर्माणक तत्व के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक बात दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, राज्य के निर्माणक तत्व दोस्तों होता क्या है। मनुष्यों के किसी भी समुदाय को राज्य कहलाने के लिए उनमें 4 तत्वों का होना आवश्यक है। कोई चीज राज्य है इसका निर्धारण कौन करता है दोस्तों? तो इसका निर्धारण जो है वास्तव में 4 तत्व मिलकर करते हैं। कौन कौन? पहला तो आपका दिया है निश्चित भूभाग, दूसरा आपका दिया है प्रभुसत्ता, तीसरा आपका जनसंख्या और चौथा क्या दिया? सरकार। ये 4 आपके दोस्तों क्या होते हैं? 4 आपके जो है निर्माणक तत्व होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में देखें दोस्तों, जनसंख्या किसी राज्य का आवश्यक तत्व होता है। किसी राज्य की जनसंख्या कितनी हो इस विषय में विद्वानों के मत भिन्न है। दोस्तों याद रखिएगा, जनसंख्या जरूरी है, भूभाग भी जरूरी है, ठीक है, सरकार भी जरूरी है और सबसे बड़ी चीज है संप्रभुता। राज्य होने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? संप्रभुता होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि राज्य के निर्माणक तत्व में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होती है, तो आप कहेंगे संप्रभुता। संप्रभुता के बिना कोई भी जो है राज्य वो राज्य नहीं होता, क्योंकि संप्रभुता ही किसी चीज को राज्य बनाती है। तो जनसंख्या दोस्तों राज्य कितना होना चाहिए इसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया। क्या एक तो प्लेटो के क्या बोलता है? प्लेटो के अनुसार वास्तव में आदर्श राज्य की संख्या दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 5040 होनी चाहिए। इसको याद रखिएगा, प्लेटो क्या बोलता है? प्लेटो आदर्श राज्य की संख्या क्या मानता है? 5040।
जो रूसो हुए दोस्तों, रूसो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितना माना है? 10,000 माना है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। प्लेटो 5040 माना है और रूसो ने क्या माना है? 10,000 माना है। अगर हम बात अरस्तु की करें दोस्तों, क्या अगर हम बात यहाँ पर अरस्तु की करें, तो अरस्तु का मानना था कि एक आदर्श राज्य दोस्तों, क्या एक आदर्श राज्य की जनसंख्या जो होती है ना तो बहुत अधिक और ना तो ज्यादा कम होनी चाहिए। मतलब आदर्श राज्य की जनसंख्या ना तो बहुत अधिक और ना ही ज्यादा कम होनी चाहिए। हाँ, जनसंख्या इतनी आवश्यक हो कि वह आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सके। उसने जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष पर बल दिया है। मतलब अरस्तु ने क्या किया दोस्तों? अरस्तु ने कहा कि भाई जनसंख्या ना तो बहुत अधिक होना चाहिए और ना ही जनसंख्या बहुत कम होनी चाहिए। जनसंख्या इतनी होनी चाहिए जिसमें जो जनसंख्या है वो आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सके। और आगे फिर दोस्तों अरस्तु ने एक संख्या भी निर्धारित किया है। अरस्तु का कहना है कि वास्तव में राज्य की जनसंख्या 1,00,000 लोग, मतलब 1,00,000 लोग होने चाहिए या फिर 10,000 नागरिक। दोस्तों याद रखिएगा, आपने अरस्तु पढ़ा है और मैंने बताया था कि अरस्तु समाज राज्य के हर व्यक्ति को नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। मतलब वो सिर्फ ऊपर वर्ग, ऊपर का मतलब होता है जो आपके सैनिक वर्ग आपका दिया है, जो शासक वर्ग होता है, इन सबको वो क्या बोलता है, वो वास्तव में नागरिकता देने के पक्ष में है। तो उसे सीधे सीधे कहना है अरस्तु का कि वास्तव में राज्य की जनसंख्या या तो 1,00,000 लोग होने चाहिए और या फिर 10,000 नागरिक, क्योंकि सीधे सीधे बोलता है अरस्तु कि वास्तव में जो राज्य के लोगों को नागरिकता देनी है वो राज्य के समस्त संख्या का केवल 10% जो है ना, 10% लोगों को ही क्या मिलनी चाहिए? नागरिकता मिलनी चाहिए। तो अगर जनसंख्या 1,00,000 होगी तो उसका 10% क्या होगा दोस्तों? केवल 10,000 होगा। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो ये चीज आप देखिए, अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर डिग्बी क्या बोलता है दोस्तों? डिग्बी कहता है कि जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि शासक और शासितों के मध्य वर्गांतर की रेखा, मर्गांतर नहीं बल्कि वर्गांतर की रेखा जो है स्पष्ट की जा सके। इसको आप यहाँ पर याद रखिएगा। और आगे अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर आगे, तो गार्नर क्या बोलता है? गार्नर कहता है कि वास्तव में जनसंख्या उतनी होनी चाहिए जितने की राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए आवश्यक हो और इससे अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि इसके लिए भूभाग और राज के साधन अपर्याप्त हो जाए। मतलब जिस प्रकार से अरस्तु ने कहा उसे प्रयास कहने की गार्नर भी जो है देने का प्रयास करता है कि जनसंख्या होनी तो चाहिए, लेकिन जनसंख्या इतनी अधिक या इतनी ज्यादा ना होनी चाहिए ताकि जो वास्तव में भूभाग और राज के साधन है वो लोगों के लिए क्या पड़ जाए? अपर्याप्त पड़ जाए। अब दोस्तों बात भूभाग है। दोस्तों भूभाग भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वास्तव में भूभाग क्या है? तो इसके बारे में कहा जाता है कि किसी राज्य के भूभाग का जो आशय है वो उसकी स्थलीय भूमि, क्षेत्रीय समुद्र से है। मतलब पहली बात तो जो स्थलीय भूमि है और जो क्षेत्रीय समुद्र, मतलब दो तरह है। अगर स्थल है तो भाई स्थलीय भूमि उसकी होनी चाहिए और दूसरी बात अगर समुद्र क्षेत्र से जुड़ा है तो समुद्र का कुछ हिस्सा उसके अंदर में आता है। तो वास्तव में भूभाग क्या होता है? भूभाग का मतलब होता है कि भाई स्थलीय भूमि और क्षेत्रीय समुद्र। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर है बिलोवी, डिग्बी, सिले और हाल। ये दोस्तों भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से विचारक ऐसे हैं जो वास्तव में भूभाग को राज्य का अंग नहीं मानते? तो बिलोवी, डिग्बी, सिले और हाल ये भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन प्लेंसली, क्लेवर, जेलिनेक, सिजविक, गार्नर और गेटल इन्होंने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व माना है। तो कौन नहीं माना? उसमें आएगा बिलोवी, डिग्बी, सिले और हाल। और कौन आवश्यक तत्व मानता है? वो उसमें है ब्लेंसली, क्लेवर, जेलिनेक, सिजविक, गार्नर और गेटल। तो ये दोनों ही नाम जो लिस्ट है यहाँ पर, कौन मानता है कौन नहीं मानता, इनको याद रखिए क्योंकि ये विगत वर्ष के पेपर में आ चुका है। अब अगर मैं क्लेवर की बात करूं दोस्तों, तो क्लेवर जो है ना वो प्रथम विचारक था जिसने 1817 में राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना आवश्यक माना था। मतलब क्लेवर पहला विचारक है जिसने क्या किया? 1817 में ही राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना क्या माना था दोस्तों? आवश्यक माना था। ब्लेंसली आगे बोलता है कि राज्य के व्यक्तिगत आधार जनसंख्या है तो राज्य का भौतिक आधार दोस्तों क्या होता है? भूमि होता है। मतलब जिस प्रकार से राज्य का व्यक्तिगत आधार जनसंख्या होता है उसी प्रकार से राज्य का भौतिक आधार भूमि होता है और बिना भूभाग के राज्य संभव नहीं होता है। अर्थात अगर हम चाहें कि भाई बिना भूभाग के राज्य संभव है, राज्य बन जाए और उसका कोई भूमि क्षेत्र या भूभाग ना हो, तो ऐसा संभव नहीं होता है। राज्य के लिए भूभाग का होना बहुत जरूरत है। अब दोस्तों बात सरकार का, तीसरा पॉइंट आपका सरकार है। अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार दोस्तों राज्य की आत्मा होती है। क्या सरकार राज्य की आत्मा होती है? सरकार के रूप में राज्य अपने आप को व्यक्त करता है। मतलब सरकार नहीं व्यक्त करती बल्कि राज्य अपने आप को सरकार के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करता है। कानून, रक्षा, शांति व्यवस्था की स्थापना करना ये सरकार का काम होता है।
जो अपेक्षित वित्त के लिए जनता पर उचित कर भी लगाती है। सरकार के दोस्तों 3 अंग होते हैं अपने कार्य के संचालन के। सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन? एक तो व्यवस्थापिका जो कानून का निर्माण करती है, दूसरा कार्यपालिका जो कानूनों का क्रियान्वयन करती है, और तीसरा न्यायपालिका जो कानूनों की समीक्षा कर सकती है। तो कानून निर्माण करना किसका काम होता है? कानून निर्माण करना व्यवस्थापिका का होता है। कार्यपालिका उसको अमली जामा पहनाती है, मतलब पालन करवाती है, और न्यायपालिका जो है दोस्तों क्या करती है? वो समीक्षा करती है, कानूनों की समीक्षा करती है, न्याय करती है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों, तो लास्ट पॉइंट आपका आता है यहाँ पर क्या? भूभाग। अभी पहले थोड़ा ब्लंड स्टडी के बारे में जानिए, फिर उसके बाद संप्रभुता के बारे में जानेंगे। ब्लंड स्टडी दोस्तों कहते हैं कि यदि सरकार नहीं होगी तो अराजकता होगी और राज क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। मतलब ब्लंड स्टडी ने वास्तव में सरकार का होना बहुत जरूरी माना है, क्योंकि अगर सरकार नहीं होगी तो चारों ओर अराजकता हो जाएगी और इस प्रकार से राज्य नामक संस्था जो है क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है निर्माणक तत्व है, उसमें कौन है? उसमें आपका संप्रभुता आता है। संप्रभुता दोस्तों क्या है? तो यह राज्य का प्राण तत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व होता है। राज्य के सभी तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? संप्रभुता है। एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों को जिसकी अपनी सरकार हो तब तक राज्य नहीं कहा जा सकता जब तक कि उन्हें आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य नियंत्रण से मुक्ति न प्राप्त हो। मतलब ये कि भले ही उस राज्य में भूभाग हो, भले उस राज्य में निश्चित जनसंख्या हो, भले उस राज्य में निश्चित सरकार भी हो, उसे हम तब तक दोस्तों राज्य नहीं कहेंगे जब तक हमें आंतरिक और बाह्य स्तर पर फैसले लेने की आजादी न हो। मतलब जब तक हम संप्रभु हो अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपना स्वयं का निर्णय जो है करने के लिए हम स्वतंत्र न हो। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को हम बोलते हैं संप्रभुता, सॉवरेनिटी बोलते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर है कि संप्रभुता शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो दोस्तों संप्रभुता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो 16वीं सदी में बोंदा ने किया है। देखिए जीन बोंदा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1576 में इनकी किताब का नाम था 6 बुक्स कंसर्निंग, और इसे 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में उन्होंने वास्तव में संप्रभुता शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, इसलिए इनको संप्रभुता का जनक मानते हैं। दोस्तों बोंदा कहते हैं कि संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। क्या बोलते हैं कि संप्रभुता क्या है? तो नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति क्या होती है? वो आपका संप्रभुता होता है। अब दोस्तों थोड़ा राज्य और अन्य समुदायों में संबंध देख लेते हैं कि भाई राज्य और अन्य समुदायों में संबंध क्या है। राज्य और समाज, क्या राज्य और समाज दोनों एक है या दोनों में अंतर है? तो दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि जो यूनानी विचारक है वो राज्य और समाज दोनों शब्दों को का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं। मतलब वो राज्य और समाज को एक ही चीज मानते हैं। कौन? जो आपके यूनानी विचारक हैं। हेगल और कांट जैसे जो आदर्शवादी हैं दोस्तों, हेगल और कांट जैसे जो आदर्शवादी हैं, उन्होंने भी दोनों को समान माना है। इसी प्रकार बारकर ने दोनों को नैतिक उद्देश्यों की दृष्टि से समान माना है। किंतु दोस्तों अगर बात की जाए तो वास्तव में राज्य और समाज में समानता नहीं है, उसमें अंतर है। समाज राज्य की तुलना में अधिक प्राचीन है। मतलब राज्य प्राचीन नहीं है बल्कि समाज प्राचीन है, राज्य की तुलना में अधिक प्राचीन है। और राज्य का जो अस्तित्व होता है दोस्तों वो समाज के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? मतलब समाज चूंकि प्राचीन है इसलिए राज्य का अस्तित्व तभी तक होता है जब तक समाज होगा। ठीक है, याद रखिएगा। मैकाइवर क्या कहते हैं दोस्तों? मैकाइवर का कथन है कि वास्तव में रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज से अंततः राज्य में उत्पत्ति होती है, राज्य की उत्पत्ति होती है। तो ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार पूछा है कि वास्तव में किसने कहा है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज से अंततः राज्य की उत्पत्ति होती है? दोस्तों ये मैकाइवर कहता है। कौन कहता है? ये आपका स्टेटमेंट जो है मैकाइवर का दिया है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर राज्य और नागरिक समाज की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम राज्य और नागरिक समाज की बात करें तो वास्तव में सर्वप्रथम रोमन विचारक मार्क्स था, तुलिपस था और सिसरो। इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में राज्य के अर्थ में नागरिक समाज शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, मतलब ये सब है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वास्तव में नागरिक समाज शब्द का प्रयोग किया था। किस अर्थ में? आप कहेंगे राज्य के अर्थ में। 17वीं शताब्दी में दोस्तों अंग्रेज विचारक जॉन लॉक था। ये अंग्रेज विचारक है, इंग्लैंड का था। इसने अपने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में नागरिक समाज को राजनीतिक समाज का समवर्ती मानते हुए कहा कि नागरिक समाज मानव समुदाय में अनुशासन, व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित करने का साधन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर अगर देखें दोस्तों तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विचारक रूसो है, उसने भी नागरिक समाज को राज्य या राजनीतिक समाज का समवर्ती मानते हुए उसकी संकल्पना एक ऐसे समाज के रूप में जो समान इच्छा की अभिव्यक्ति है करना चाहते हैं। अगर हम दोस्तों आगे बात करें यहाँ पर तो आगे देखें
रूसो ने फिर आगे क्या कहा? रूसो ने प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता के में अंतर करते हुए यह विचार रखा कि नागरिक समाज प्राकृतिक विषमता को तो दूर नहीं कर सकता, परंतु वह सब नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान करके उन्हें कानूनी अधिकार की दृष्टि से सामान्य समकक्ष बना देता है। ठीक है, तो वास्तव में ये रूसो का अपना विजन है, रूसो का अपना कथन है, रूसो का अपना मानना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं आधुनिक राज्य का उदय और विकास कि वास्तव में क्या जो आधुनिक राज्य है क्या उसका पूर्ववर्ती रूप भी उसी प्रकार से हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि वास्तव में सबसे पहले क्या था, कबीलाई राज था, और कबीले के बाद फिर प्राच्य साम्राज्य आ गया। प्राच्य साम्राज्य के बाद दोस्तों यूनानी नगर राज्य का विकास हुआ, फिर रोमन साम्राज्य आया, और रोमन के बाद आपका सामंती राज्य आता है, और इस प्रकार से आपका बाद में आधुनिक राष्ट्र राज्य शब्द का भी विकास होता है। तो पहले कबीलाई, फिर प्राच्य साम्राज्य, फिर यूनानी नगर राज्य, फिर रोमन साम्राज्य, फिर सामंती राज्य एवं आधुनिक राष्ट्र राज्य। तो ये पूरा का पूरा जो है ये वास्तव में आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय एवं विकास के बाद है, कैसे राज्य का पूर्ववर्ती रूप था और कैसे राज्य अपने आप को वर्तमान में चेंज किया है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आज जो है हमने राज्य की आवश्यकता, तो राज्य की परिभाषा, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ बेल को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी जब बेल आप प्रेस करेंगे तो हर अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती है, इसलिए आपको यहाँ पर प्रेस करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, सब खैर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।